Hello children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is physical and chemical changes, and we will learn types of changes, physical changes, crystallization, chemical changes, rusting of iron and effects of rusting. अब हमारे आसपास कितने सारी चीज़ें या सब्सटेंसेस होती हैं, इन चीज़ों की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि स्टेट क्या हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, फिर इनका साइज, शेप, कलर, स्मेल, टेम्परेचर, इनका कॉम्पोजिशन और इनका स्ट्रक्चर वगैरह. When one or more properties of a substance become different, we say that a change has taken place in it. For example, आइस जो है, बर्फ़, वो मेल्ट करके पानी बनती है. अब ये जो बर्फ़ का पिघलना है, ये हमारे आसपास एक बड़ा ही कॉमन चेंज है. अब आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है और जो पानी है इसी आइस का लिक्विड फॉर्म है. अब मेल्टिंग ऑफ आइस जो है, यानी कि आइस का पिघलना, इसमें क्या चेंज होता है, इसके स्टेट में चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आता है. अब हमारे आसपास हर टाइम कोई ना कोई चेंजेस हो रहे हैं. कुछ चेंजेस हम रोज़ की लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि दूध से दही का जमना, या कपड़ों का सूखना, या खाना पकाना, या फ्रूट्स का राइपन होना या पकना. इसी तरह से जो फ्यूल है उसका बर्न होना, या आयरन यानी कि लोहे की चीज़ों में जंग लगना. नाउ सम चेंजेस आर बेनिफिशियल टू अस, लेकिन कुछ चेंजेस हमारे लिए खतरनाक होते हैं. जैसे कि जब फ्रूट्स कच्चे से पक जाते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छा चेंज है. तो हम कई बार क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड से फ्रूट्स को जल्दी पकाने की कोशिश करते हैं. अब दूसरी तरफ लोहा या लोहे से बनी चीज़ों में जब जंग लगता है या उसकी रस्टिंग होती है तो ये चेंज हमारे लिए हार्मफुल है. तो हम आयरन से बनी हुई चीज़ों पे जंग लगने से उसको बचाने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई पेंट कर देते हैं. अब चेंजेस जो हैं वो हमेशा अपने आप से नहीं होते, हमेशा कोई एक कॉज होता है जिसकी वजह से कोई चेंज या बदलाव आता है. फॉर एग्जाम्पल, बर्फ़ अपने आप नहीं पिघलती. बर्फ़ को अगर आप थोड़ी सी हीट देंगे या गर्मी देंगे तब वो पिघल के पानी में चेंज होती है. तो हीट या जो गर्मी है वो इस चेंज का, बदलाव का कॉज था. नाउ लेट अस लुक एट दी टाइप्स ऑफ चेंजेस. Now changes can be of various types. First is the physical and chemical change. अगर किसी चेंज से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता तो वो फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर किसी चेंज से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, क्रिएट होता है, तो वो केमिकल चेंज है. जो फिजिकल चेंज है, जैसे कि बर्फ़ के पिघलने से पानी हो जाता है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस मोड़ सकते हैं. तो ऐसे चेंजेस को कहते हैं रिवर्सिबल चेंज. लेकिन अगर हम मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती के जलने के बाद उससे दोबारा से मोमबत्ती नहीं बना सकते, तो ये जो हैं इनको कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज. देन देयर आर स्लो एंड फास्ट चेंज. अ चेंज विच टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम is a slow change, whereas a change which occurs quickly is called a fast change. Then we have desirable and undesirable change. जिस चेंज से हमें कोई बेनिफिट होता है, हमें कोई फ़ायदा होता है, वो डिज़ायरेबल चेंज है. लेकिन जिस चेंज से हमें नुकसान होता है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, वो अनडिज़ायरेबल चेंज है. Then we have periodic and non-periodic changes. A change which repeats after a definite interval of time is called a periodic change. A change which occurs after an indefinite interval of time is called a non-periodic change. So let us now first look at the physical changes. अब हमें ये ऑलरेडी पता है कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. सो मान लो आप एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं और उसको फाड़ देते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस या टुकड़े कर लेते हैं. इससे क्या है कि जो आपने पहले कागज़ या पेपर लिया था उसके शेप और साइज़ में फ़र्क आया, लेकिन जो पेपर यानी कि कागज़ है वो कागज़ ही रहता है. इसी तरह से अगर ग्लास टूटता है या बर्फ़ पिघलती है तो उसके सिर्फ शेप या साइज़ में चेंज आता है या पानी में मतलब स्टेट में चेंज आया,
तो ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन फिजिकल चेंज. हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती हैं. सो दीज पार्टिकल्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स. In a physical change, the arrangement of particles undergoes a change, but the nature and composition of particles remains the same. तो जब आप पेपर को फाड़ते हैं तो उसका साइज बदलता है, लेकिन इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, जो एलिमेंट है, वो सेम रहता है. इसी तरह से जब आप मेल्ट करते हैं किसी चीज़ को या किसी चीज़ को वेपराइज कर देते हैं, उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उसकी सिर्फ पैकिंग चेंज होती है, लेकिन जो पार्टिकल का नेचर है वो सेम रहता है. इसी तरह से जब आप किसी चीज़ को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, पानी या किसी भी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं, तो उस चीज़ के जो पार्टिकल्स हैं वो उस लिक्विड में स्प्रेड हो जाते हैं, लेकिन पार्टिकल्स का नेचर चेंज नहीं होता. सो फॉलोइंग चेंजेस कैन अकर इन फिजिकल चेंजेस. फर्स्ट इज change in shape and size. In physical change, the shape of an object can change. For example, molding of dough or plasticine clay. Similarly, आप ग्लास को ब्रेक कर दें या पेंसिल को शार्पन करें तो सिर्फ उसके साइज में चेंज आता है. नेक्स्ट इज चेंज इन फॉर्म. फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस है वो या तो पिघल जाता है या वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जो पानी की स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में चेंज हो सकती है. सो हियर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. डू दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ एन एल्डर एट होम. टेक फ्यू क्यूब्स ऑफ आइस फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड कीप देम इन अ सॉसपैन. नोट देयर शेप एंड साइज. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ice cubes will melt. Again note their shape and size. How does it change? Now heat the saucepan and observe the changes in water with time. Write down what you see happening. After some time, you will see that the water starts boiling and starts changing into vapor. Now, turn off the heat and cover the saucepan with a metal plate. Lift the plate after a minute. You will find water dripping from its lower side. Let the water in saucepan cool and keep it back in the refrigerator. After a few hours, it will change again into ice. So write your observations in a notebook as follows. So activity, observation, conclusion. So ice cubes in saucepan have a definite shape and size and they are in solid state. Similarly, what happens on heating, when water boils, on lifting the metal plate and on keeping back in freezer. Now in this above activity, you started with ice and ended with ice. In this process, you saw water in 3 states: solid, liquid and gas. The state of water can be changed by heating or cooling. At every stage, water changes its form but its composition remains the same. Hence, this is a reversible physical change. Let us now read about crystallization. Now, crystallization is an example of a physical change. Crystallization is the process of formation of solid crystals of a substance by precipitating it out from its supersaturated solution. अब क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पर क्या होता है कि आप एक टाइप की सॉल्ट को उसके पानी के सॉल्यूशन में तब तक डिसॉल्व करते हैं जब तक वो सॉल्यूशन पूरा सैचुरेटेड यानी कि पूरा उस सॉल्ट से भर नहीं जाता. अब इस सॉल्यूशन का पानी जब आप इवेपोरेट करते हैं तो इस पर्टिकुलर सॉल्ट के बड़े बड़े क्रिस्टल्स पीछे रह जाते हैं. जो क्रिस्टल्स हैं ये सॉलिड सब्सटेंस का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं. Now, crystallization is commonly used in industries to form the crystals of salt, sugar, urea and alum from their respective solutions. Now, let us look at extraction of common salt from sea water. जो सी वाटर है उसका टेस्ट बड़ा नमकीन होता है, खारा होता है, क्योंकि इस पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट डिसॉल्व होती है. अब ये जो सी वाटर है ये सी शोर के साइड में बड़े शैलो से गड्ढे खोद करके वहाँ पे ये पानी को इकट्ठा किया जाता है.
वहाँ पे सन की हीट से इस पानी को इवेपोरेट होने देते हैं। जब ये सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है तो नीचे सिर्फ सॉल्ट रह जाती है। Sometimes deposits of salt are also found naturally in the form of crystals of rock salt which are not pure. Therefore, large crystals of pure substances can be formed from their solution by the process of crystallization. Now, here is another interesting activity to separate crystals of copper sulfate from its aqueous solution. We require dilute sulfuric acid, copper sulfate powder, water, beaker and burner. Now take a cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid, which is H2SO4. Now heat the filtrate water. When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring continuously. After some time, the water starts evaporating. Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be diluted or added. After the solution of copper sulfate is formed, filter cooling royal blue solution. Now keep the filtered solution in a crystal water bath containing ice and allow it to cool and do not disturb it. After some time, we can see the beautiful blue crystals of copper sulfate at the base of the beaker. Now, copper sulfate crystals can be separated from aqueous solution using dilute sulfuric acid. Let us now look at the chemical changes. Now, a chemical change is the one in which a new substance is formed. जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया था कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं या चीज़ें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती हैं। अगर इन पार्टिकल्स के अंदर कोई चेंज आ जाता है और इस चेंज की वजह से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो वो एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। फॉर एग्जाम्पल, if you pass electric current into water, the particles of water break down into ऑक्सीहाइड्रोजन गैस। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं इनका नेचर पानी के पार्टिकल से बहुत ज़्यादा अलग होता है। सच चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल चेंज यूजुअली शोज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। इनमें कलर चेंज हो सकता है, इनमें कोई स्मेल की चेंज हो सकती है, इनमें कोई एक गैस की एवोल्यूशन हो सकती है, मतलब कोई गैस प्रोड्यूस हो सकती है, इसमें कोई एक नया सॉलिड फॉर्म हो सकता है और इसमें हीट और लाइट रिलीज हो सकती है। नाउ समटाइम्स देयर इज नो फिजिबल चेंज इन अ केमिकल प्रोसेस, बट देयर मे बी अ चेंज विच कैन बी डिटेक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स मेथड्स। Now here is another very interesting activity. Now light a candle. Observe the top of the candle near the wick. जो बत्ती होती है उसके ऊपर observe कीजिए. What do you see? What kind of change is it? How is the flame of a candle produced? Now take a metal plate and invert it 2 to 3 centimeters above the flame. Now you can also use a long piece of folded aluminium foil. Hold it for a minute and then observe the plate. What do you see? Is there any substance on the plate? How did it get there? How did it form? Now cover the burning candle with a glass to cut the air supply. After some time it extinguishes. Now why does the candle extinguish? Write your observations and answers of the above questions in your notebook. Now in the above activity, when the candle is lit, the wax at the base of the wick melts, vaporizes and burns. जो मोमबत्ती के ऊपर, कैंडल के ऊपर जो उसकी बत्ती है, उसके बेस की जो वैक्स है वो मेल्ट कर जाती है। मेल्ट करने के साथ साथ हीट से वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और जलती है। So melting and vaporization of wax are physical changes, but burning of wax is a chemical change. The wax particles are mainly made up of carbon and hydrogen. ये जो particles हैं ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और जलते हैं।
जब ये जलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं. सो एज यू कैन सी इन दिस इक्वेशन हियर, wax plus oxygen gives carbon dioxide plus water vapor. However, some particles of wax are not able to burn completely. They change into carbon particles and glow in the flame. Then they rise up in the air as soot, which you see as smoke. The black deposit on the plate is the soot. Now, in a small bowl, take a spoonful of baking soda. Now add 2 spoons of vinegar to it and observe. आप नोटिस करेंगे कि एक गैस इवॉल्व होनी शुरू हो जाती है. अब इसके नज़दीक एक बर्निंग कैंडल रखें और इस एक्टिविटी को रिपीट करें. जब आप बर्निंग कैंडल को इस गैस के पास लाते हैं तो क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन रीजन के साथ लिखिए. नाउ इन दिस केमिकल चेंज अ गैस इज इवॉल्व्ड. Baking soda reacts with vinegar to produce carbon dioxide gas and another substance. So as you can see here, baking soda plus vinegar gives gas plus solution. Sodium bicarbonate, which is NaHCO3, plus acetic acid, which is CH3COOH. They give carbon dioxide, which is CO2, plus water, which is H2O, plus sodium acetate, which is CH3COONA. Now, it is a type of neutralization reaction. Now, we have another interesting activity. Do this activity under the supervision of your teacher in school. In a boiling tube, take 2 milliliters of lead acetate solution. Note its color. Now take 1 milliliter of potassium iodide solution in another test tube. Note its color. Add the potassium iodide solution to the lead acetate solution. What do you observe? Note the color and state of the substance formed. Write your observations in your notebook. In this chemical process, when you mix solutions of lead acetate and potassium iodide, there is formation of lead iodide, which is a solid substance. A solid substance formed on mixing two substances is called as a precipitate. जब दो चीज़ों को मिक्स करते हैं और कोई एक solid substance form होता है तो उस substance को हम precipitate कहते हैं. So lead acetate in aqueous form plus potassium iodide in aqueous form gives lead iodide, which is in solid form, plus potassium acetate, which is again in aqueous form. So aqueous means a solution in water. Now most of the changes that take place around us are chemical changes. Some of these changes are useful for us while others are harmful. So let us look at some useful chemical changes. So photosynthesis, ये एक chemical change है जिससे हमें खाना मिलता है. फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट की ग्रीन लीव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को चेंज करती हैं ग्लूकोज में सनलाइट की मदद से. रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज. इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है. हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है. Then cooking of food is a chemical change as raw food undergoes a change in its composition. Making of curd from milk is a chemical change carried out by bacteria. Metals are extracted from their ores by various chemical processes. Then medicines are made by complex chemical processes. Burning of fuel to produce energy is also a chemical change. Now there are many more chemical changes that take place all around us. Now can you tell if your growing up is a physical or a chemical change? Let us now look at the undesirable chemical changes. Pollution is an undesirable chemical change as it is harmful for our health as well as the environment. Spoiling of food is an undesirable chemical change.
इवन करोजन ऑफ मेटल्स इज एन अनडिजायरेबल केमिकल चेंज, क्योंकि इससे मेटल्स का नुकसान होता है। नेक्स्ट कम्स करोजन। जब कुछ चीज़ें जो मेटल से बनी होती हैं वो एयर या हवा को एक्सपोज होती हैं, तो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन, वाटर वेपर या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मेटल उन हवाओं से या गैसेस से रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन से कुछ केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं। तो जो मेटल की जो लेयर्स हैं जो एयर से एक्सपोज्ड हैं, एयर के टच में हैं, वो धीरे धीरे खराब होती जाती हैं, डैमेज होती जाती हैं और उनमें जो कंपाउंड बनता है वो हमारे किसी काम का भी नहीं होता। Such wasting of metal is called corrosion. Thus, corrosion can be defined as the slow wasting of metal on exposure to air and moisture. Now, metals like iron, copper and silver corrode easily. Let's look at the rusting of iron. जब कोई भी आयरन यानी लोहे से बना कोई ऑब्जेक्ट अगर डैम्प हवा में या पानी में कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये जो रेडिश ब्राउन फ्लेक्स हैं इनको कहा जाता है रस्ट यानी कि जंग, और इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे को जंग लगना। Now, during the rusting of iron, metal combines with oxygen in air in the presence of water or moisture to form a compound iron oxide. This iron oxide is rust. The process of rusting can be represented by the following equation. So, iron, that is Fe, plus oxygen O2 plus water, that is H2O. They form iron oxide, that is Fe2O3. And this iron oxide is the rust. Now, rust and iron are not the same substance. Iron is Fe and iron oxide is Fe2O3. रस्ट जो है वो आयरन से बहुत अलग होता है और ये आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। Now, rusting of iron is a chemical change because here a new substance, iron oxide, is formed. Almost every iron or steel object kept in the open gets rusted slowly. Now, we can usually see the rusted iron gates in the parks or iron benches kept in the gardens, or we can also see the agricultural tools such as spades and shovels. They are also rusted when they are exposed to the atmosphere for a considerable time. So, in the kitchen also, if we use iron pans, they very often get rusted if they are kept in a wet state for some time. So, we can usually see the formation of some rust on iron grills, iron railings, iron pipes, nails, old cars, bicycles, steel bridges, etc. Now, let us look at the conditions necessary for rusting. Rust होने के लिए ऑक्सीजन, पानी यानी कि मॉइस्चर, इन दोनों की मौजूदगी ज़रूरी है। अगर ये दो कंडीशंस ना हो तो रस्टिंग नहीं होगी। Now, iron rusts when placed in damp or moist air or when placed in water. अब damp air जो moist air है उसके अंदर water vapor होता है, तो ये जो damp air है अगर खाली इसमें भी कोई आयरन या लोहे की बनी चीज़ रखी जाए तो इसको ऑक्सीजन और पानी दोनों चीज़ें मिल रही हैं, जिसकी वजह से जो आयरन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देंगी। इसी तरह से अगर ऑर्डिनरी पानी के अंदर आप कुछ टाइम के लिए आयरन रख दें तो इस पानी में ऑक्सीजन ऑलरेडी डिसॉल्व होती है, तो यहाँ पे फिर आयरन को ऑक्सीजन और पानी दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आयरन की रस्टिंग हो जाती है। नाउ इफ द एयर एट अ प्लेस हैज़ अ हाई मॉइस्चर कंटेंट, दैट इज मोर वाटर वेपर, देन द एयर is going to be humid and this will cause rusting of the iron objects much faster. अब rusting of iron is faster in coastal areas, that is seaside areas, क्योंकि यहाँ की एरिया में जो एयर है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर या मॉइस्चर एयर में ऑलरेडी होता है। The presence of salt in water makes the process of rusting of iron faster. Thus, an iron object will rust much faster when kept in sea water, which is salty water, than when it is kept in fresh water having no salts dissolved in it.
Now let us look at the effects of rusting. Rusting जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिससे धीरे धीरे आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और जो आयरन का ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है. So if an iron object is left in damp air or water for a long time, it rusts away completely. Now rusting or corrosion of metals causes great economic loss to the national economy. Corrosion also causes various accidents due to wear and tear of bridges, building structures, rails, etc., where iron is the main metal used. Thus, it is very important to prevent rusting. Now, let us look at some ways to prevent rusting. Rusting can be prevented if the contact between the metal and air is avoided. और ये काफ़ी तरीकों से किया जा सकता है. A fact strip here. Qutub Minar in Delhi is famous for an iron pillar which is more than 7 meters high. It weighs more than 600 kg. It was built more than 1600 years ago. Even after such a long time, it has not rusted. So it has been studied by many scientists for its rust resistance quality. It tells us about the advanced metal technology of that time. Now let us look at ways to prevent rusting. First is greasing. कई बार आप मशीन्स के जो पुर्जे होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, उनके ऊपर आप ग्रीस या ऑयल की लेयर लगा देते हैं जिससे कि वो डायरेक्ट हवा से कांटेक्ट में नहीं आते. नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन. आयरन ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको लेयर कर देते हैं जिंक मेटल से. जब आप आयरन के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग लगा देते हैं तो आयरन जो है वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में नहीं आता. एंड गैल्वेनाइज्ड आयरन इज यूज्ड टू मेक ड्रम्स, बकेट्स एटसेट्रा. Next is electroplating. Now iron objects are coated with a layer of less reactive metal like chromium by electrolysis. Electroplated metals are used to make crockery, cutlery, bathroom fittings and decorative items. Next comes alloying. Iron is mixed with small amounts of other elements like carbon, nickel, chromium etc. to form alloys which are resistant to rusting. For example, construction के purposes में जो steel use होती है वो आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है. आयरन और बहुत कम क्वांटिटी में कार्बन. Now steel is more resistant to rusting than iron. और जो स्टेनलेस स्टील है वो अलॉय बनता है आयरन जिसके साथ निकल और क्रोमियम ऐड किया जाता है. It does not rust easily and hence is used to make cooking and eating utensils. Now let us revise. In a physical change, no new substance is formed. Physical changes include change in state, shape and size of an object or substance. Corrosion is an undesirable change in which a metal gets wasted on exposure to air. In a chemical change, new substances are formed. Rusting is the corrosion of iron metals. It takes place in presence of air and moisture. Crystallization is a physical change in which crystals of a solid are made from its solution. Rusting can be prevented by greasing, painting, galvanization, electroplating and alloying. A chemical change may involve evolution of heat, light, gas and sound. So I hope that the chapter is clear to all and answering questions based on this chapter will now be easy.